वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल सेशन ऑफ द पावर ऑफ नाउ। हमने जो छोड़ा था, आप जो कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर देखते हैं आज हमारे क्या समक्ष आने वाला है। हमने जो बात करी थी कल, उसके बारे में थी कि कैसे हम स्पिरिचुअल डायमेंशन में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की। रजनी जी, आर वी ऑन दिस पेज? सही पेज है? हाँ जी। तो लेट्स रीड। शुरू करते हैं पढ़ने से और फिर समझते हैं। ये प्राची जी यहाँ से शुरू होगा, प्राचीन काल से ही। प्लीज शुरू करें। हाँ। प्राचीन काल से ही हर पंथ व परंपरा के पुरोधाओं ने अब को आध्यात्मिक आयाम का मूल सिद्धांत बताया है। इसके बावजूद यह एक रहस्य जैसा ही बना रहा है। निश्चय ही इसे गिरजाघरों और मंदिरों में आदि में नहीं सिखाया पढ़ाया गया। अगर आप चर्च जाएं तो वहां आपको गॉस्पेल के पाठ में ऐसा कुछ सुनाई देगा: कल के लिए कोई विचार मत लाओ, क्योंकि कल तो अपनी बातों की देखभाल खुद कर लेगा। या जो भी कोई हल पर हाथ रखता है लेकिन पीछे की तरफ देखता है, वह ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने योग्य नहीं है। या वहां आप सुंदर फूलों के लिए सुनेंगे कि वे आने वाले कल के बारे में व्यग्र नहीं रहते, बल्कि काल निरपेक्ष अब में सहजता से रहते हैं और ईश्वर की तरफ से उन्हें भरपूर दिया जाता है। दरअसल इन शिक्षाओं की गहराई और मूल भावना को आम तौर पर समझा और पहचाना ही नहीं गया। किसी ने इस बात को जाना ही नहीं कि उनका मतलब है कि जीवन इस तरह से जिया जाए और इससे अपने अंदर एक गहन आंतरिक रूपांतरण लाया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरु या सारे जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो आध्यात्मिक आयाम हैं, वो हमें एक ही तरफ लेकर जाते हैं। एक ही मूल सिद्धांत सबने बताया है कि स्पिरिचुअल डायमेंशन में घुसने के लिए एक ही सीक्रेट है, एक ही रहस्य है, वो है अभी में बने रहना, जहां हो वहां रहना। कोई भी मंदिरों में, मस्जिदों में, कहीं पर गिरजाघरों में नहीं सिखाया पढ़ाया जाता। लेकिन ये सीक्रेट क्यों है पता नहीं, लेकिन ये है। यहाँ तक कि बोला जाता है कल के लिए कोई विचार मत लाओ, क्योंकि कल तो अपनी बातों को देखभाल खुद कर लेगा। टुमारो विल नेवर कम, टुमारो अपने आप। पावर ऑफ नाउ है जो है। अभी में क्या विचार लाना है, अभी में क्या करना है, अभी में क्या संकल्प करना है, वो हमारे हाथ में है। कल तो अपने आप अपनी बागडोर लेकर आता है। आज हम क्या कर रहे हैं उस पर निर्धारित करता है। अगर हम कल की उधेड़ बुन में फंसे रहेंगे और आज को भूल जाएंगे, तो हमने टाइम गवा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हम सबको इस चीज के बारे में कि हमें जितना सहज रूप से रहेंगे हम लोग, जितना सुंदर तरीके से आज को जिएंगे हम लोग, उतना ही अबंडेंटली ईश्वर हमें प्रोवाइड करेगा। अबंडेंस। हमें उसके लिए क्या करना है? अभी में रहना है। अभी क्या है? ईश्वर का किंगडम है, और वहां हमें अपना रोल अच्छे से पूर्ण करना है। आप अगर एजुकेशन की डेप्थ में जाएंगे, टीचिंग्स की डेप्थ में जाएंगे, तो आपको फिर मूल भावना का एक ही चीज समझना पड़ेगा। क्या है वो? कि अभी में रहना है हमें। जीवन इस तरह जिया जाए जैसे हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। हम ये चीज रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम अभी के लिए जी रहे हैं, या हम अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ में हैं। हम कहाँ रहते हैं? दुख सुख में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कंडीशनल माइंड में। ऐसा होता है तो ऐसा होगा, कल मैं ऐसा करूंगा, अच्छा कल ऐसा हुआ था। अगेन एंड अगेन हमें बार बार बताया जा रहा है कि हमें प्रेजेंट टेंस में रहना है। आइए अगला भी पढ़ लें, उसके बाद एक साथ साउंड ऑफ साइलेंस करेंगे। जैन का समूचा सार यही है: अब की तलवार की धार पर अकेले चलना, यानी वर्तमान में इतनी परिपूर्णता से, इतनी पराकाष्ठा से विद्यमान रहना, उपस्थित रहना कि कोई समस्या, कोई दुख या ऐसा कुछ भी जो आपके स्वरूप में आप नहीं है, वह बचा रह सके। अब में यानी समय की अनुपस्थिति में आपकी समस्त समस्याएं विलुप्त हो जाती है। दुख के लिए तो समय तो एक आवश्यकता होता है, इसलिए वह अब में जी ही नहीं सकता। महान जैन गुरु ऋषि अपने विद्यार्थियों को
अवधान के समय से परे ले जाने के लिए अक्सर अपनी उंगली उठाकर धीरे से पूछा करता था, इस पल में क्या कोई अभाव है? एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर मन के स्तर पर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बनाया ही इस तरह गया है कि यह आपके अवधान को अब की गहराई में ले जाए। ऐसा ही एक अन्य प्रश्न जैन परंपरा में पूछा जाता है, अगर अब नहीं तो कब? अगेन जेन जो एजुकेशन है, जेन वे ऑफ लाइफ है, कई लोग रिलीजन बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, जेन का पूरा समूचा सार यही है, द पावर ऑफ नाउ। अगर हम अभी में प्रेजेंट रहेंगे तो ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई सफरिंग है, और आप क्या हो, आपको अपना एसेंस मालूम पड़ रहा है, और आप रह सकते हो संपूर्ण रूप में, बचा सकते हो अपने आप को किसी कठिनाइयों से, प्रॉब्लम से, अगर आप अभी में रहेंगे तो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब में, यानी समय की अनुपस्थिति में। समय की अनुपस्थिति मतलब इन लैक ऑफ टाइम। अभी इंजॉय करो ना। टाइम 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 का हम लोग गाना गाते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जो है अभी इंजॉय करो। जब आप अभी इंजॉय करने लग जाओगे, अपने आप सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और हमें टेंशन के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, दुख के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि सुख के लिए भी नहीं, कुछ आप इसको इतना एंजॉय करोगे तो अपने आप ही सुख आ जाएगा, आप ढूंढोगे नहीं सुख को। अभी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ढूंढ रहे होते किस चीज को, कोई कमी को, सुख को, किसी विचार को। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहे हैं जेन टीचिंग्स में, वो रहे रिंजाई। ये रिंजाई जो इनके जेन मास्टर थे, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कितनी बार जब एजुकेट करते थे और बच्चे, उनको लगता था कि स्टूडेंट्स कहीं और जा रहे हैं, तो अपने आप उनकी एक सिंपल टीचिंग थी, हल्का सा हाथ उठाते थे, उंगली उठाते थे और बोलते थे, व्हाट एट दिस मोमेंट इज लैकिंग। इस पल में क्या है जो अभी अभाव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, और इसका उत्तर आप जब मन के डीप लेवल्स पे जाएंगे तो आप समझेंगे आपको अभी आंसर करने की जरूरत नहीं है। जेन ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंटली बोलते हैं, अगर अब नहीं तो कब। ये हिंदी में भी हमने बहुत बार सुना है, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो मैं करूंगा, अच्छा इतना स्टेप्स हो जाएंगे तो मैं ये चीज करूंगा, या तब होने से मैं ऐसा करूंगा। तो स्पिरिचुअल मास्टर्स बार 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 बोलते हैं, अगर कुछ शुरू करना है तो आधा कच्चा पक्का शुरू कर दो, वो अपने आप सिखाएगा हमें आगे बढ़ने का राह। अगर हम खोजते रहेंगे राह तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। बस कुछ शुरू करना है तो कर दो, इतना प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। क्यों? बिकॉज समय अपनी गतिविधि से हमको बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन हम सीखने वाले बन रहे हैं क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी है कि अगर हम सीखने वाले बन रहे हैं तो हमें अपने आप लेसन आएंगे। इस मुकाम पे आइए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट्स डू साउंड ऑफ साइलेंस, मेडिटेट करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं। जो है अब है, इस पल में है। हमें बार बार याद दिलाया जा रहा है कि पास्ट एंड फ्यूचर की जो हम पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहे हैं, हम पास्ट से फ्यूचर में पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस हम भूल जाते हैं, वो ऐसे ही निकल जाता है। अब अगर सुई में जो टाइम हुआ है उस टाइम को एंजॉय करना है, इस पल को एंजॉय करना है, इन शिक्षाओं की गहराई में जाना है, अपनी मूल भावना को खोजना है जो अब में रहने में है। अगर हम अब में जीना सीख जाएंगे तो हम अपने अंदर की एक जो जिस इंसान को हम ढूंढना चाह रहे हैं, जो आंतरिक रूपांतर करना चाह रहे हैं, वो आराम से हो जाएगा। सार यही है, अब में रहना। आइए इस्लाम में इसके बारे में क्या पढ़ा है वो पढ़ते हैं। इस्लाम की रहस्यवादी धारा सूफी मत की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु भी अब ही है। सूफियों में एक कहावत कही जाती है, सूफी वर्तमान पल का पुत्र होता है, और सूफी मत के महान उपदेश
और कवि रूमी का तो उद्घोष यही रहा है, भूत और भविष्य तो पर्दा डालकर ईश्वर को हमारी नजर से ओझल कर देते हैं, इसलिए इन दोनों को जला डालो। 13वीं शती के आध्यात्मिक शिक्षक मिस्टर एकॉर्ट ने इन सब बातों का सारांश इन शब्दों में दिया है, समय ही है जो प्रकाश को हम तक नहीं आने देता है। ईश्वर को पाने में समय से बड़ी कोई बाधा नहीं है। अगर हम लोगों ने सूफी कल्चर कभी देखा हो या आपने कोई मूवीज देखी हो, तो सूफी में एक सफेद पोशाक पहनते हैं, एक वेस्ट बैंड पहनते हैं और ऐसे हाथ ऊपर करके गोल गोल घूमते हैं। तो जो सूफी कल्चर है वो सिर्फ वर्तमान, लोग कैसे उस समय प्रेजेंट में वो गाना सुन के आगे पीछे का भूल के बस मग्न हो जाते हैं और डांस करते रहते हैं और एनर्जी मिलती रहती है। पूरा जो सेशन होता है सूफी डांसिंग का या सूफी मेडिटेशन का जिसको बोले, वो अभी पे प्रेजेंट है। उनका बोलना ये है जो एक्चुअली ट्रूथ है कि पास्ट और प्रेजेंट के साथ हम भगवान और अपने बीच में एक पर्दा डाल देते हैं, हम अलग कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली इस समय हमारे पास भगवान है या वो जो शक्ति है वो है, हमें आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं मैं इस दिन मैनिफेस्ट करूंगा, उस दिन करूंगा, ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है अभी में रहने की, तो आप 100% उस पावर को एंजॉय कर सकते हैं। सूफी में ये भी कहते हैं, समय ही है जो प्रकाश को हम तक नहीं आने देता। प्रकाश को पाने में समय से बड़ी कोई बाधा नहीं है। So time is what keeps a light from reaching us. There is no greater obstacle to God than time. Very, very important to understand this. आइए अगला जो चैप्टर है वो पढ़ते, अगला सेक्शन पढ़ते हैं। अब की शक्ति में प्रवेश करना, एक्सेसिंग द पावर ऑफ नाउ। कि हमने बहुत बार पढ़ लिया कि अब में रहना है, अब में रहना है, अब में रहना है, लेकिन अब में कैसे रहना है? कई लोग को शायद ये भी सवाल होगा। इसका जो सवाल है एकार्ट टोल को जो बताया गया है वो ये है, वो उनसे पूछा गया है, अभी कुछ समय पहले जब आप वर्तमान की शाश्वतता और भूत व भविष्य की असत्यता के बारे में बता रहे थे, तब मैं खिड़की से बाहर उस पेड़ को देख रहा था। उसमें पहले भी मैंने उससे पहले भी मैंने कई बार उस पेड़ को देखा है, लेकिन इस बार ये देखना कुछ अलग तरीका था। उसके बाहरी रूपाकार को देखने में तो कोई खास बदलाव नहीं था, सिवाय इसके कि उसके रंग अधिक चमकदार थे और अधिक जीवंत लग रहे थे। लेकिन इस बार उसमें एक नया आयाम जुड़ गया था, लेकिन उसका वर्णन करना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीजों का भान हो रहा है जो अगोचर थी, अदृश्य थी। उस पेड़ का स्तव या उसकी अंतरात्मा, अगर आप ऐसा कहना चाहें, और किसी हद तक मैं उसका हिस्सा था। मुझे आज इस वास्तविकता का बोध हुआ है कि मैंने उस पेड़ को पहले सचमुच कभी नहीं देखा। जो कुछ देखा था वह थी उसकी एक सपाट, विरस और निर्जीव छवि। अब जबकि मैं उस पेड़ को देख रहा हूं तो वो बोध अभी भी है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि वह अब जा रहा है। वह अनुभूति अतीत में उतरती जा रही है। क्या ऐसा कुछ किसी एक क्षणिक झलक के अलावा कुछ और भी हो सकता है? सो ये क्वेश्चन जो है बहुत डीप क्वेश्चन उन्होंने करा है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं एकार्ट टोल को, कि मैं आपकी बात करते करते आप पास्ट प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि समय ही है जो प्रकाश हमें देता है, तो ईश्वर को पाने के लिए मुझे अभी में रहना पड़ता है और कोई बाधा नहीं आएगी अगर मैं अब में रहूंगा। सो आपने ये भी बोला कि वर्तमान बहुत शाश्वत है, इटर्नल है, भूत भविष्य असत्य है, आ रहा है जा रहा है। तो पेड़ की उनको बहुत सुंदर उसमें एक लाइफ दिखी, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉर्मेशन, जो वो वर्णन भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें एक अच्छा फील हो रहा था, जैसे उसकी आत्मा से उनका मिलन हो गया। लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये भी बोला, लेकिन जो छवि थी, जो उसकी फील थी, वो धीरे धीरे छटती जा रही, जैसे वो पास में जाए जा रही है। तो ऐसा क्या है, क्या चीज उन्होंने पूछा इसके बारे में? आइए एकार्ट टोल क्या बोलते हैं पढ़ते हैं रजनी जी के थ्रू। एक पल के लिए आप समय से मुक्त हो गए थे, आप अब में चले आए थे और इसलिए पेड़ को बन के चश्मे के बिना देख सके। बीइंग की सजगता आपके देखने का हिस्सा बन गई थी।
काल निरपेक्षता के विस्तार के साथ एक अलग ही तरह का बोध आ जाता है। एक ऐसा बोध जो किसी भी जीव या वस्तु के अंदर बसने वाले प्राण की हत्या नहीं करता है। एक ऐसा बोध जो जीवन की पवित्रता और रहस्य को नष्ट नहीं करता है, बल्कि उसमें जो है के प्रति एक गहरा स्नेह व सम्मान रहता है। एक ऐसा बोध जिसके बारे में मन तो कुछ जानता ही नहीं है। मन इस पेड़ को जान ही नहीं सकता। वह तो पेड़ के बारे में केवल कुछ तथ्यों और जानकारियों को जान सकता है। मेरा मन आपको नहीं जान सकता। वह तो आपके बारे में केवल नाम, निष्कर्ष, तथ्य, राय आदि ही जान सकता है। केवल बीइंग ही प्रत्यक्षता जानता है, स्पष्टता जानता है। So again, very important. एक्चुअली सब कुछ स्केचअप बुक में इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हर बुक में सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। देखने वाली नजरिया कि हमें क्या चीज क्या लग रहा है। तो उनका जवाब था कि पेड़ आपको इतना सुंदर क्यों दिखा, क्योंकि आप उस पल टाइम के घेरे से फ्री थे। आपने उस जंगल से अपने आप को आजाद किया हुआ था। आप अभी में रह रहे थे, और तब आप अपनी जो आंखों में चश्मा डाला हुआ था, स्क्रीन जो थी आपके सामने, उसको धुंधलापन आपने हटाकर आप पेड़ को देख पाए। कई लोग को जब मोतियाबिंद होता है ना, सामने व्हाइटिश लेयर आ जाती है। हम सब एक्चुअली मोतियाबिंद के शिकार हैं। हमने एक लेयर लगा रखी है हमारे सामने, जो सोसाइटी ने हमें कंडीशन किया हुआ है, या हमने सुना हुआ है, सीखा हुआ है। उससे दुनिया को देखते हैं, लोगों को न दिखते हैं। किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सुन लिया, हम उसको परसीव वैसे करते हैं कि अरे ये तो ऐसा है। हम अपने आप से ठीक है सोचते हैं कि हम इसको चांस देंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, बट कहीं ना कहीं आधा काम हो चुका होता है उस र्यूमर की वजह से। हम सारे इंसान कहीं ना कहीं कंडीशनड हैं। अब इंसान ने जब वो पेड़ देखा, उन्होंने अवेयरनेस के लिए देखा। उनका परसेप्शन क्या था कि अभी मैं इस पेड़ को दिख रहा हूँ एज इट इज। अब पेड़ की कोई इमेज उनके दिमाग में नहीं था, कुछ नहीं था। जब होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत दूर ले जाते हैं। तो और उससे क्या होता है, हम ओरिजिनल चीज जो भी उसका है कुछ समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमने अपने आप को एक कंडीशन में बांधा हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आज से हम अनकंडीशनल हो जाएं। हम जब तक अपने आप को अनकंडीशनल नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जो दिमाग है ना, वो पेड़ को नहीं जानता, लेकिन वो फैक्ट जानता है पेड़ के बारे में कि पेड़ की इस तरह पत्तियां हैं, इतना हाइट है, ये होगा वो होगा। हम लेबल्स, हम जजमेंट, हम फैक्ट्स में, ओपिनियंस फंस जाते हैं। खुद जानना हम भूल जाते हैं, लेकिन वो खुद कब जान पाते हैं, जब हम बीइंग में रहते हैं, जब हम नाव में रहते हैं। आइए अगला पैराग्राफ पढ़ें। तथापि मन का भी एक स्थान है, महत्व है, और मन यह बात जानता है। वह स्थान, वह महत्व है दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहारिक कामकाज का क्षेत्र। लेकिन जब मन आपके जीवन के सभी क्षेत्रों की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है, अन्य जनों के साथ और प्रकृति के साथ आपके संबंधों को भी जब वह अपने हाथों में ले लेता है, तब यह एक इतना विकट भस्मासुर जैसा परजीवी बन जाता है कि यदि उस पर अंकुश न लगाया गया, तो हो सकता है कि वह इस धरती के संपूर्ण जीवन को नष्ट करके अंततः अपने ही मेजबान को मारकर खुद को भी खत्म कर ले। ऑलराइट, सो अब समझने वाली क्या बात है कि हर चीज के लिए एक टाइम, एक प्लेस होती है, और एक माइंड एंड माइंड नॉलेज होती है। अब मन का भी स्थान है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। मन क्या जानता है और उसका महत्व क्या है। दिन प्रतिदिन जब हम लाइफ, डेली लाइफ जीते हैं, जो रोजमर्रा की लाइफ जीते हैं, तो कई एस्पेक्ट किसी चीज के ऊपर भारी पड़ते हैं। जैसे आज आपके रिलेशनशिप आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, कल आपकी खुद की नेचर आपके ऊपर भारी पड़ रही है, कभी समय भारी पड़ रहा है। और कई बार ना ये बहुत विशाल रूप लेता है। और कई बार ये जो विशाल रूप है, अगर भस्मासुर की तरह हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, एक पैरासाइट की तरह हो जाएगा, और मारने लग जाएगा, नष्ट करने लग जाएगा हमारे खुद के अस्तित्व को। क्योंकि हमने उसको फीड किया है, हमने उसको इम्पोर्टेंस दी है, हमने उसको आगे बढ़ाया है। सो अगर हमने मेजबानी करी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम खुद अपने आप को अपने आप बढ़ने से रोक रहे हैं। सो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को इस सारे ट्रैप से बाहर निकालना है,
और उसको सिर्फ देखना है अभी में। और जब तक आप और मैं रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी में रहना, तब तक ये किताब हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हम फिजिकल रूप में पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंस करने से ज्यादा पढ़ पाते हैं। आप हमेशा ये बात समझ लीजिएगा, एनीथिंग विच इज प्रैक्टिकल वो ही लाइफ में काम आता है। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट होता है, पर प्रैक्टिकल से आप बहुत कुछ सीखते हैं। सवाल भी आएंगे आपके मन में, आपके ऑब्जर्वेशंस भी आएंगे, आप अपने लाइफ में उसको फील भी कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रैक्टिस करना। पढ़ तो हम रोज रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। आप अभी अभी यह झलक देख चुके हैं कि काल निरपेक्षता यानी भूत या भविष्य से उदासीन होकर वर्तमान में रहने की अवस्था आपके देखने को कैसे रूपांतरित कर सकती है। लेकिन कोई एक अनुभव पर्याप्त नहीं होता, वह चाहे कितना भी सुंदर व गहरा क्यों ना हो। जिसकी हमें दरकार है और जिससे हमारा सरोकार है, वह है चैतन्यता में स्थायी रूप से चले जाना। आगे भी पढ़ लें। इसलिए वर्तमान को नकारने के, वर्तमान का विरोधी प्रतिरोधी बनने के पुराने ढर्रे को तोड़ डालिए। यह अपना स्वभाव बना लीजिए कि जब जब भूत और भविष्य में जाना आवश्यक ना हो, तब तक आप खुद को उनसे बाहर निकाल लें और बाहर ही रखें। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी जितना संभव हो सके समय में प्रवेश करने से बचें। अगर अब में सीधे सीधे प्रवेश करना आपको मुश्किल लगे, तो आप अपने मन की इस स्वभावगत आदत को ध्यान से देखना, उसका अवलोकन करना आरंभ करें कि किस तरह आपका मन अब से बच निकलना, उससे दूर भागना चाह रहा होता है। आप देखेंगे कि भविष्य की काल्पनिक तस्वीर वर्तमान के मुकाबले या तो बेहतर बनाई जाती है या बदतर। एक मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। सो अगेन क्या ऑब्जर्व करने को बोला जा रहा है हमें? पहली बात तो हमें अपने मन को ऑब्जर्व करना है। जो हमारा मन है वो रोजमर्रा की लाइफ में कैसे परसेप्शंस में फंसा हुआ है, कैसे उसने एक आकृति बना रखी है चीजों की, कैसे वो एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसे वो अनुभव प्राप्त कर रहा है। और साथ साथ में हमें बार बार बोला जा रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हमें अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना, अपनी चैतन्यता में स्थायी रूप में चले जाना। अभी अगर हम कॉन्शियसली कुछ सोच रहे हैं, हमें ऑब्जर्व करना है अपने आप को और एक परमानेंट शिफ्ट करने की जरूरत। स्थायी रूप मतलब आपका स्थायी परमानेंट एड्रेस बोलते हैं ना। तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या हो जाएगा? आपकी नई कॉन्शियसनेस। नई कॉन्शियसनेस कहाँ क्या हो जाएगी? अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि यहाँ आप अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का प्रयत्न करें। प्रेजेंट मोमेंट को आप छोड़ देते हैं और आप पास्ट मोमेंट या फ्यूचर में जा रहे हैं। कि आप बार बार प्रेजेंट को भूल देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप फेस ही नहीं करना चाहते। तो हमें बोला जा रहा है हमें कहाँ कदम रखना है, कहाँ स्टेप करना है, जहां हम रोजमर्रा की लाइफ में हर समय दिन प्रतिदिन अपने आप को निरंतर ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स को, जो हमारी जो टेंडेंसी है जो एक तरफ हमें खींचती है, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो बार बार हमें अभी से हटाता है, जो बार बार हमें बोलता है। चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें खाने पीने का शौक है, अभी खा लेते हैं कल से करेंगे। अच्छा अभी सो लेते हैं कल से जल्दी उठ जाएंगे। हम अभी को नकारते हुए कल में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी को करना ही नहीं चाहते। अभी रजनी जी ने जो एक लाइन लिखी थी काफी देर पहले, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारी तो कब से सदियों से सुनते आ रहे हैं हम इन वर्ड्स को, लेकिन इनकी जो इन डेप्थ नॉलेज है एक एकार्ट टोल की किताब से शायद थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं हम कि हमें अब में रहना है। हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। सीधे सीधे हमें अब प्रवेश करना है, हमें शायद मुश्किल लगे, लेकिन हमें क्या करना है? बार बार अपने स्वभाव में आदत डालनी है, इसकी नेचुरल चीज बनाना है। और नेचुरल कैसे बनाएंगे? अपने आप को ऑब्जर्व करके, और ऑब्जर्व करके एक्सेप्ट करके कि बॉस मैं तो बच निकलने का काम कर रहा हूं बार 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 बार, मुझे इसका अभी सामना करना है। बाद में क्या करना है? अभी मुझे करना है। और इसके लिए हमें इस भ्रमित जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा। भ्रमित जीवन से बाहर निकलेंगे तो हम जो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, इससे भी हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब एक माया जाल है, कल्पना है। अगर हम सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे तो हमें
बीइंग का अंदाज हो जाएगा, प्रेजेंस का अंदाज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में हम अभी में जीना शुरू कर देंगे। और जिस समय हमने रियलाइज किया कि हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे, तभी भी हम प्रेजेंट में हैं, क्योंकि हमने ऑब्जर्व करा कि मैं तो भी जी नहीं रहा, मैं तो आगे जा रहा हूँ, तो उस समय वो सच है आपका। तो बहुत अगेन हमें देखने की जरूरत है कि हमें इस जाल से अपने आप को बाहर निकालना है। जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, दूरदर्शन में आती भी थी कि एक जाल बिछा दिया शिकारियों ने बर्ड्स के लिए, और बर्ड्स फंस गई। फिर एक चूहा आया, हेल्प किया, थोड़ा सा काटा, फिर उन्होंने एक साथ किया, पूरे उसको लेकर वो लोग आगे बढ़ गए, सारी बर्ड्स लेकर। ये बर्ड्स जो हैं आपकी खुद की बॉडी में, आपके सारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दिल, दिमाग, आपकी बॉडी के सेल्स, इनको मानिए। अकेले आप नहीं है। लोग बोलते हैं मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे हेल्प की जरूरत है। अरे आप तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं, आप व्यग्रता तो पैदा करो, आप आगे तो बढ़ो, आप भ्रमित दुनिया से तो बाहर निकलो, आप आत्म अवलोकन तो करो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन तो करो, अपना उपस्थिति तो देखो, विद्यमानता तो देखो। जब आप इन चीजों को देखोगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप बहुत ज्यादा प्रेजेंट में हैं। और जब आप इस फैक्टर में आप आ जाओगे तो आप क्या करोगे, आप प्रत्यक्षदर्शी वर्तमान में रहोगे, विच मीन्स विटनेसिंग द प्रेजेंट सिचुएशन एज इट इज, प्रेजेंट सिचुएशन को विटनेस करना। और ये अपने आप होगा जब, लेकिन उससे उसके लिए क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ऑब्जर्व करते हैं हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा कि यार मैं तो पास्ट में फ्यूचर में रहता हूँ, मुझे अभी अभी में रहना है। ये नहीं कि कल से अभी में रहूंगा, अभी अभी में रहना है। अगर हमने एक दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे में अगर आप 8 से 10 घंटे सोते भी हैं, अगर आपके पास 14 से 16 घंटे भी उठे हुए हैं, अगर आप उसमें आपने 4 से 5 मिनट भी रख लिया ना प्रेजेंट में अपने आप को, तो धीरे धीरे 4-5 मिनट आपको एक हैबिट दे देंगे जो आपको आगे ऑब्जर्व करने में, प्रैक्टिस करने में इजी हो जाएगी। डिफिकल्ट लगेगा तो डिफिकल्ट लगता ही रहेगा, बट डिफिकल्ट को प्रैक्टिस करने थोड़ा सा लेवल कम होगा। जैसे बोलते ना, आप कितनी बार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, फिर आपको सब कुछ आ जाएगा। शुरू में थोड़ी ना हम लोग को आता था A to Z या क से पूरा लिखना नहीं आता था ना, धीरे धीरे सीखा हमने, स्कूल गए, प्रैक्टिस करा, वर्ड लिखे, बोला। इसी तरीके से हमें बार बार अपने आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आज हम फ्रेंड्स बैठे, मैजिक बुक तो आप फ्रेंड्स में, फैमिली में कर सकते हो, लेकिन इसको आपको खुद करना है, कोई नहीं यहाँ पर आएगा हेल्प करने। एकार्ट टोल ने बता दिया, हमने सेशन में पढ़ लिया, पर हमें सेल्फ अवलोकन करना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम जाकर कहीं ना कहीं बीइंग में रहने की आदत डाल सकते हैं। आइए अगला पैराग्राफ पढ़ें। अपने मन के अवलोकनकर्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में उपस्थित रहिए। अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के और साथ ही अलग अलग स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं के अवलोकनकर्ता के रूप में। अपनी प्रतिक्रिया को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए जितने कि आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो कि आपकी प्रतिक्रिया का कारण बना हुआ है। इस पर भी ध्यान दीजिए कि आपका अवधान कितनी बार अतीत में या भविष्य में चला जाता है। जो आप देखें उसका निष्कर्ष मत निकालिए, उसका विश्लेषण भी मत कीजिए। अपने विचार को ध्यान से देखिए, अपनी भावना को महसूस कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया का अवलोकन कीजिए। उसे अपनी निजी समस्या मत बना लीजिए। तब आप किसी भी ऐसी चीज की अपेक्षा अधिक सबल महसूस करेंगे जिसका कि आप अवलोकन कर रहे हैं, यानी आपके मन में भरी हुई तमाम चीजों की अपेक्षा स्वयं आपकी शांत तथा अवलोकन करती विद्यमानता को, मौन दृष्टा। अगेन फिर वही चीज, आपको अपने माइंड का वॉचर बनना है, अवलोकन करता बनना है, ऑब्जर्वर बनना है, दृष्टा के रूप में उपस्थित रहिए। आप ऑब्जर्व, जैसे आप देख रहे हैं उस तरफ आप बीइंग में रहें। आपके विचारों को आप देखें कि आप अभी में हैं कि पास्ट में है, फ्यूचर में है। अपनी फीलिंग्स को देखें कि आप किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में कैसे रिएक्शंस कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करिए। और इसको भी, अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको भी बहुत तवज्जो मत दीजिए, उनको बहुत एनालाइज मत करिए।
जब आप एनालाइज करेंगे तो आप जजमेंट की दुनिया में आ जाएंगे। जजमेंट की दुनिया मतलब फिर आप बीइंग की दुनिया से दूर चले जाएंगे। सो आपको क्या करना है, वॉच द थॉट, अपने थॉट्स को वॉच करना है, ध्यान देना है कि आप कैसे रिएक्शन दे रहे हो। हमेशा हमने कई बार सुना है हम सबको रिस्पॉन्ड करना होता है, रिएक्ट नहीं करना होता। रिएक्ट कैसे होता है, अभी किसी ने बोला मुझे खराब लगा, मैंने रिएक्ट कर दिया। रिस्पॉन्ड क्या होता है, मेरे पास 5 सेंसेस हैं, मैं सोच रही हूँ, उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। सो अगर मैं रिएक्ट कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मुझे इसको भी ऑब्जर्व करना है। कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, कोई विश्लेषण नहीं करना है, कुछ जजमेंट नहीं देनी है, हमको इससे भी अपने आप को फ्री करना है। हम लोग बहुत बार दूसरों को जज करते हैं, बट उससे ज्यादा अपने आप को जज करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों हमने अपने आप को विक्टिम बनाया, मैं तो ऐसी हूँ। कितने लोग बोलते ना मुझे तो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, अरे मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, मैथ्स मेरे बस की चीज नहीं है, या अध्यात्म मेरे बस की चीज नहीं, स्पिरिचुअलिटी से तो अभी मैं बहुत दूर हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आता, ये सब क्या बोलते हैं। हमने अपने आप को लेबल किया है, बॉक्सेस में डाला है, स्टोरीज कथी हैं अपने बारे में। स्टोरीज को कथना बंद करिए, ये प्रतिक्रिया करना बंद करिए। आप इसको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मत बना लीजिए, निजी समस्या मत बना लीजिए। जब आप इसकी अपेक्षा करते हैं तो आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं। आपको अपने आप का ऑब्जर्वर बनना है, सो दैट आप जब ऑब्जर्व करेंगे, प्रेजेंटली जिएंगे, तो आपका जो साइलेंट वॉचर दिमाग है, मौन दृष्टा जो है, वो पावरफुल हो जाएगा, वो भी शांति से रह पाएगा। क्यों, क्योंकि आपने फाइनली लेट गो कर दिया अपनी इस पेंडुलम की मेंटालिटी को, जो पास्ट फ्यूचर में कर रहा है। अब आप राइट नाउ यू एंजॉयिंग इट। वेरी 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 इंटेग्रल। हम लोग अगर सीखना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको ऑब्जर्व करना अपनी प्रेजेंस। जब हम ऑब्जर्व करेंगे अपनी प्रेजेंस, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आइए फिर 1 सेकेंड 10 सेकेंड का गैप लेते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हैं आंखें बंद करके। जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी जजमेंट के, तो हमें शांति का अनुभव होता है, एक पावर का अनुभव होता है, एक ऊर्जा फील होती है। हम सब उसी ही स्थिति में आ जाएं धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते करते। यही हम सबकी विश है, मनोकामना है कि हम सब अपने आध्यात्मिक दुनिया में जर्नी पे आगे बढ़ते जाएं। आइए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जब कोई स्थिति एक प्रबल भावनात्मक आवेग के साथ आपकी प्रतिक्रिया को भड़का देती है, जैसे जब आपकी अपनी छवि खतरे में पड़ रही हो, या भय को पैदा करने वाली चुनौती आपके जीवन में आ गई हो, या सब कुछ गलत हो रहा हो, या अतीत की कोई भावनात्मक मनोग्रंथि जाग उठी हो, तब एक अत्यंत सचेत उपस्थिति की विद्यमानता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे प्रसंगों में आपकी प्रवृत्ति अचैतन्य होने की हो जाया करती है। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया या भावना आप पर हावी हो जाती है, बल्कि आप वही बन जाते हैं। प्रकट रूप में आप वही करने लगते हैं जैसे आप खुद को सही ठहराने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, अपना बचाव करने लगते हैं। इन प्रतिक्रियाओं के अलावा आप कुछ और नहीं रह जाते। आपका यह रवैया प्रतिक्रिया वाला होता है, यानी आपका मन आदतन अपने अस्तित्व को बचाने की मुद्रा में आ जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म, क्योंकि हम सब कंडीशनड होते हैं अपने इमोशन से। अब सपोज आप इस एक फील करें कि आपके कोई अंकल या आंटी हैं जो, या कोई भी ऐसा रिलेटिव है जो आता है, आपको थोड़ा सा उंगली करता है। उंगली करना वर्ड ऐसा है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब क्या है, आपको आके ट्रिगर करता है,
थोड़ा सा आपको भड़काता है, कुछ ऐसी बात बोलता है कि आप ऑटोमेटिकली भड़क जाते हो। तो ये क्यों हो जाता है? आप लगता है अरे मेरी इमेज पे अटैक है, मेरी सेल्फ इमेज पे अटैक है और मैं डिफेंसिव बनूंगा अपने आप। अब इस समय आप रिस्पॉन्ड नहीं करे, आप रिएक्ट कर रहे हो इस समय, क्योंकि आपको एक फियर है चीजों का, अपना कुछ लॉस हो किसी चीज का, तो आपके इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस जाग जाते हैं जो आपने पास्ट में बनाए थे। अब आपकी टेंडेंसी क्या हो जाती है? जोर से भड़क जाना। आपको पता भी नहीं होता सबकॉन्शियस प्रोग्राम है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, और आप रिएक्शंस को और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। किसी ने कुछ बोला कटाक्ष करके उसके ऊपर, तुम भी तो ऐसे हो, तुम मुझे क्या बोल रहे हो, तुम भी तो ऐसे हो। क्यों? क्योंकि हम सुनने की स्थिति में नहीं है, हम प्रेजेंट में नहीं है, हम कहाँ रह रहे हैं? पास्ट में। पहले भी ऐसा हुआ था और मैंने उस समय अपना बचाव नहीं किया था, अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। ये नहीं सोच के कि वो इंसान क्या पता अभी कुछ और बात बोल रहा हो। और कई बार वो इंसान बोलता है पर मैं तो ये बोलने नहीं वाला था, मैं तो कुछ और बोलने वाला था, लेकिन हमें क्या लगा वो इंसान तो यही बोलेगा। इसलिए हमने रिएक्टिव पैटर्न को यूज किया और अपने आप को अब्यूज किया, क्योंकि हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या बोलती है? फाइट और फ्लाइट। तो इंसान ने कुछ बोला तो या तो मैं भाग जाऊं सिचुएशन से बाहर, या मैं उससे लड़ लूं। लेकिन ये जो सिचुएशन है हम आराम से बदल सकते हैं। आपने कई बुद्धिस्ट या बौद्ध मंक्स को देखा होगा, जो भिक्षु होते देखा होगा, हर समय स्माइल करते हैं। मैं उनका नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैंने आज तक किसी और लोगों से इतना नहीं मिली जो एकदम, एक तो साफ सुथरे दिखते हैं अपने, जो हमारे थोड़ा हिंदू बाबाज होते हैं, मैं ये रॉन्ग नहीं बोल रही, बट उनकी दाढ़ी मूछ होती है, शक्ल दिखती नहीं है। मंक्स की तो शक्ल भी दिखती है, हमेशा एक स्माइल सी रहती है। वो कभी भी कुछ सिखाना चाहते हैं आपको, उनमें करुणा रहती है। वो अपने गुस्से के ऊपर हावी होकर लाइफ में आगे से आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें भिक्षु नहीं बनना, लेकिन हम वो लाइफ अपना जरूर सकते हैं अपने हैबिट फॉर्मेशन को चेंज करने में। और कई लोगों में से आप लोगों ने मुझे ईमेल्स लिखे और बोला कि हमारे गुस्से पे कंट्रोल हो गया, हम पावर ऑफ नाउ में रहते हैं, हम देख रहे हैं अपने आप को, एक फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? पहली तो कंग्रेचुलेशंस आपको है, क्योंकि आपने अपने रवैये को बदलने की चेष्टा करी, उम्मीद करी और प्रैक्टिस किया, अपनी आदत में उसको लाए, शुमार किया, तब जाकर आपका अस्तित्व धीरे 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 बेटर हो रहा है। आप अपने बेटर वर्जन बन रहे हैं। अगला पैराग्राफ समझते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कैसे हम उसको हवा देते हैं, उससे भी कैसे बचना है हमको वो भी समझते हैं। मन के साथ खुद को तारतम्य कर लेना इस अवस्था को और भी हवा दे देता है, और अपने मन का अवलोकन करना इस अवस्था की हवा निकाल देता है। अपने मन के साथ तारतम्य करना काल को, यानी अतीत व भविष्य को ही विस्तार देता है, जबकि अपने मन का अवलोकन करना काल निरपेक्ष अवस्था के आयाम खोल देता है। वह ऊर्जा, वह शक्ति जो मन से निकाल ली जाती है, वह उपस्थिति में विद्यमानता में बदल जाती है। एक बार जब आप यह अनुभूत कर लेते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहने का, वर्तमान में विद्यमान रहने का अर्थ क्या होता है, तब आपके लिए यह बहुत सरल हो जाता है कि जब भी आपको किसी व्यवहारिक प्रयोजन से समय में जाने की आवश्यकता ना हो, तब आप सहज रूप से समय के आयाम से बाहर निकल आए, ताकि आप अब में गहरे उतर सकें। ऐसा करने से समय को, यानी अतीत या भविष्य को व्यवहारिक कामकाज के लिए प्रयोग करने की आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं आती है, और न ही अपने मन का प्रयोग करने की आपकी क्षमता में कमी आती है। वास्तविकता तो यह है कि इससे इन क्षमताओं में वृद्धि ही होती है। तब जब आप अपने मन को प्रयोग कर रहे होंगे, तब आप पाएंगे कि वह अधिक कुशाग्र और अधिक एकाग्र हो गया है। कई लोग बोलेंगे कि अरे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा, लेकिन है बहुत मुश्किल। मैं ये नहीं बोलती कि आसान है, बट कठिन भी नहीं है जितना हमने इसको हवा बना रखा है। हमें क्या चीज समझनी है? सिंपल, कि जब हम अपने माइंड से अपने आप को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि मैं ऐसा हूं, तो वो क्या बन जाती है? एफर्मेशन। और हम उस एफर्मेशन को पावर दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं।
लेकिन जब उस समय हमने गलती से भी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एफर्मेशन बोल दी, लेकिन हम अवेयर हो गए कि अरे मैं तो एफर्मेशन बोलती, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ऐसा होता है तो मेरे तो सर में बहुत दर्द हो जाता है, मैं तो टॉलरेट नहीं कर पाता, या टीवी के बच्चे छोटे छोटे होते ना, मैं टॉलरेट नहीं कर पाता। हमने कई लोगों ने अपने कुछ छोटे, मैंने वेग एग्जाम्पल दिया, कोई एग्जाम्पल देके हमने उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया और हम बार 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 बोलते हैं। लेकिन जब हमने सेल्फ ऑब्जर्व किया तो हम जिसको हमने हवा दी है उससे हम हवा निकाल लेते हैं, जो पावर दी है वो उसको पावरलेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने समझा कि जब आइडेंटिफाई करते हैं अपने माइंड से अपनी चीजों को, तो इससे क्या होता है, एक टाइम का वैक्यूम बन जाता है और ये हमसे एनर्जी ले लेता है। ना तो हमें वैक्यूम चाहिए पास्ट प्रेजेंट में फ्यूचर में जाने के लिए, ना हम अपनी एनर्जी किसी को बिना बात को देने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बिना किसी जजमेंट के अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है, सो दैट हमारी खिड़की दरवाजे खुल जाएं, हम ओपन एंड रिसेप्टिव हो जाएं और हम अपने आप को बेटर इंसान बना पाए। और जो शक्ति और ऊर्जा हम नेगेटिव जगह डाल रहे थे उसको हम पॉजिटिव जगह डाल दें। देखिए हमारे अंदर एनर्जी तो उतनी है ना, नेगेटिव पॉजिटिव उतनी ही है। अब उसको किस तरह चैनल कर रहे हैं, अब मैं उसमें गॉसिप में उसको कर रही हूँ, या नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज देख रही हूँ जिसमें कुछ मुझे मेरी कुछ वैल्यूएशन नहीं है, या मैं कुछ किताब पढ़ रही हूँ, या मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन हमेशा दो होते हैं, चॉइस हमेशा दो होते हैं, किस तरफ हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। अगर हम अपनी प्रेजेंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, अगर हम रहना शुरू कर दें, तो हमें क्या होने वाला है, हम डेफिनेटली अभी में रहने का हमें असल अर्थ मालूम पड़ जाएगा, असली मीनिंग मालूम पड़ जाएगा, और लाइफ जीना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज हम एक खुद एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, किसी के बोलने से नहीं, और फिर देखेंगे कि अरे ये तो बहुत इजी हो रहा है। फिर प्रैक्टिकली हम इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इसका जो एक लोग का वर्जन रहता है कि यार इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी क्षमाओं में वृद्धि होती है, आप लोगों को फॉरगिव भी कर पाते हो, आप इसका प्रयोग करते हुए ज्यादा शार्प बन पाते हो, अधिक कुशाग्र बन पाते हो, आपका माइंड बेटर यूज होगा और आप स्थिर हो पाओगे, फोकस कर पाओगे, विल पावर आ पाएगी। जो लोग बोलते हैं ना मेरी विल पावर नहीं है, अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें पावर ऑफ नाउ में, तो ये सब हमारा 1+1+1 एडिशंस आते ही रहेंगे लाइफ में। सो हमें ये अपने आप को ऑटोमेटिक गिफ्ट देने की एक कल्चर हमारी लाइफ में आ जाएगा। आइए हम अगला पढ़ते हैं, मानसिक समय को अलविदा कीजिए। लेटिंग गो ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकली हमने टाइम बना रखा है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, उसके लिए समय नहीं है, बट कुछ मुझे बहुत पसंद है तो ऑटोमेटिकली समय बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को फिर लेबल्स में, बॉक्सेस में डाल रखा है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए मेरे पास टाइम है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल पेरेंट्स को देख लीजिए, मैं सबको जेनरिक नहीं बोल रही, बट हम सब इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं अपने मोबाइल फोन्स में, अपने लैपटॉप्स में, कि बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, उनसे बात करने की जगह हम मोबाइल में मैसेज कर रहे हैं, अननेसेसरली सोशल मीडिया दिख रहे हैं जहां कोई हमें वैल्यू एडिशन नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये हमारा व्यवहार बन गया है। हम प्रेजेंट पे नहीं रह रहे, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो नहीं रह रहे, हम एक काल्पनिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। वो भी दिखाता है हमें कितना पावर ऑफ नाउ में, जब आप अपने आप को लोग बगल में बैठे हों और फोन के अंदर दिखता हो पाए, तो अलर्ट हो जाएं कि मैं पावर ऑफ नाउ में नहीं हूँ। हाँ, कोई नहीं है आपके पास और आपको 20 मिनट्स करना है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी हैबिट थोड़ी धीरे धीरे आप चेंज करें। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि हम साइकोलॉजिकल टाइम को कैसे बाय बाय बोल सकते हैं। मानसिक समय को अलविदा कीजिए। जीवन के व्यवहारिक पहलू के लिए समय का इस्तेमाल करना सीखिए। इसे आप घड़ी वाला समय कह सकते हैं, लेकिन जब वह व्यवहारिक प्रयोजन पूरा हो जाए तो तुरंत अपने वर्तमान पल की सजगता में लौट आइए। इस तरह किसी मानसिक समय का सृजन नहीं होगा, यानी अतीत से जुड़े रहने और भविष्य की कल्पना करते रहने का लगातार और आदतन चक्र चलना शुरू नहीं होगा। घड़ी वाले समय का अर्थ केवल किसी से मिलने का या किसी यात्रा आदि का समय तय करना नहीं है,
बल्कि इसमें शामिल रहता है अतीत से सबक सीखना, ताकि हम विगत की गलतियों को बार बार दोहराते ना रहें। कोई लक्ष्य निर्धारित करना और उसके लिए काम करना भी इसमें शामिल रहता है, और भौतिकी व गणित आदि के दृष्टांतों तथा सिद्धांतों की विधियों से भविष्य का अनुमान लगाना और उन अनुमानों के आधार पर समुचित कार्य करना भी इसमें शामिल है। सो अगेन हम सबको सीखना है। अभी एक मैसेज आया कि बच्चे ऐसा करते हैं, तो अगर हम ये वाली बात बोल रहे हैं, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए जाने अनजाने में बच्चों के लिए एग्जाम्पल हम बने हैं। आज चाहे आपको अवेयरनेस हो गई हो, आप नहीं करे, पर आपने उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं डाला है, देखा है, और अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके अंदर भी एक गैप है। सो जो क्लॉक टाइम की बात कर रहे हैं, जो अलविदा टाइम करने की बात कर रहे हैं, उसे हमने अपने लिए सीखना पड़ेगा कि हम कैसे फटाफट प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, कैसे हम अवेयर हो जाएं कि प्रैक्टिकली हम कहाँ कहाँ रॉन्ग जाते हैं और हम कैसे कैसे राइट हो सकते हैं। पहली बात तो कुछ भी रॉन्ग, कुछ भी राइट नहीं होता। आप जो लोग आज पावर ऑफ नाउ में नहीं रह रहे, वो भी राइट लाइफ जी रहे हैं। आप जो पावर ऑफ नाउ में रह रहे हो, आप बेटर लाइफ शायद जी रहे होगे, बट कुछ भी रॉन्ग नहीं आता। अब जो साइकोलॉजिकल टाइम है, वो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ साइंटिस्ट ने, और उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। साइकोलॉजिकली आपको कोई पसंद है तो आप उसके लिए टाइम बना देते हो और उसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हो। वो भी कैसे होता है? आपके कोई पास्ट या फ्यूचर की प्रोजेक्शन, कोई कल्पना करते हुए आपने अपना आदतन चक्र बनाया हुआ है। अब क्लॉक टाइम से अगर आपको कुछ मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई अपॉइंटमेंट में जाना है, आपको कोई ट्रिप प्लान करनी है, तो आप क्या करोगे इसके बारे में? आप अपने पास से कुछ ना कुछ सीखोगे कि हम गलती वापस, हमने लास्ट टाइम ना ये ट्रैवल एजेंट को ऐसे किया था, ऐसे किया था, ये रॉन्ग था, हम अब इस बार रिपीट नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमें इंस्टेंसेस का याद रहता है कि हम ये चीज दोहराएंगे नहीं, ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में अपने आप को बोलना है कि मैं अपने लिए एक गोल सेट कर रहा हूँ, लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूँ, और उसके लिए फ्यूचर में क्या पैटर्न आने वाला है, क्या भौतिकी है, क्या गणित, क्या मैथ्स होने वाली है, क्या क्या उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आधी बार क्या होता है, हम फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं कुछ मनी इन्वेस्ट किया, हम पहले सोचते हैं नफा नुकसान क्या होने वाला है। हमने अपना नफा प्लान किया 100%, लेकिन नफा कितना हुआ? 80%। हमने बोला अरे नुकसान हो गया, क्यों? क्योंकि हम 100% की बात करें, 20% कम आया, 80% बढ़ा, वो हम नहीं देख रहे, क्योंकि ये हमारी कंडीशनल हैबिट है कि हमको 100 का 200 करना है, तो 180 हुआ तो 200 तो नहीं हुआ, हम उस 20 रुपए जो नहीं आए उसके पीछे अपनी मैथ करते हैं, गणित करते हैं, क्योंकि हमने उसको उस देखा है, उन सिद्धांतों के आगे प्रैक्टिस किया है। इसलिए हमें अपने आप को वापस ट्रेन करना है कि जो होता है बहुत अच्छा होता है, मुझे अभी में लाइफ जीनी है, अभी में अपना कर्म करना है, अपनी पुरानी गलतियों से अब सीखना है, और एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है अपने फ्यूचर के लिए, अभी प्रेजेंट में। अगर मैं वो करूंगा तो सब कुछ भला रहेगा। और अगर मेरे मन में डर रहेगा कि ये रॉन्ग हो सकता है, तो मान लीजिए रॉन्ग 100% होगा ही होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो फियर है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम कर रहा है, और फ्यूचर में जाके हम उसका, आज आप बीजारोपण कर रहे हो, तो पावर ऑफ नाउ में आप रह रहे हो, 100% रह रहे हो। अभी सोच रहे हो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, तो आपने अभी जो बीज सो किया, वो किया डर का, और वही फ्यूचर में जाकर जब पेड़ में फल आता है तो वही वाली कहानी है, आपने अभी बीजारोपण किया, फ्यूचर में इसका फल आएगा, वो फल क्या आएगा? जिसका आपको डर है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने विचारों को देखना, अपने पैटर्न्स को देखना, अभी में रहना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ भी, यानी व्यवहारिक रहन सहन के क्षेत्र में, जहाँ की हम अतीत या भविष्य के संदर्भ के बिना कार्य नहीं कर पाते हैं, वर्तमान पल ही प्रमुख कारक रहा करता है। अतीत में सीखा गया कोई भी सबक प्रासंगिक हो जाता है और उसे अब में लागू किया जाता है। कोई भी योजना और कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाना भी अब में तो होता है। सो अगेन बहुत बार लाइफ में
पास्ट से हम कुछ सीख कर फ्यूचर के बारे में प्लान करके काम करते हैं, लेकिन उस समय भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख कारक क्या है? अभी का वक्त है, वर्तमान पल है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें उसे देखना है। पास्ट में हमने कोई लेसन सीखा है, कोई रेलिवेंट हो जाता है, उसको कैसे अप्लाई करना है वो सब भी है, सब बढ़िया है। कोई भी हमने प्लानिंग करी है कि हमें एक ये गोल है हमारा, हमें इसको पूरा करना है, ग्रेट, लेकिन वो हो कब रहा है? अभी में हो रहा है। सो अगेन नाउ इज इम्पोर्टेंट। अब एनलाइटन व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं कि एनलाइटन व्यक्ति कौन होते हैं? जिनकी जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में देखिए, लाइट जल गई बत्ती की, उनको समझ में आ गया कि लाइफ क्या है, इट्स ऑल अबाउट लव एंड लाइट, राइट? और वो उसको कैसे व्यक्त करते हैं, उस लाइफ को कैसे जीते हैं, उस लाइफ को बिना गुस्सा करे, बिना अपवाद किए, बिना किसी को आर्ग्यूमेंट करे, एक शांति से करते हैं। वो लोग भी अब में कैसे फोकस करते हैं उसके बारे में एक 4-3 लाइन सुनते हैं। एनलाइटेंड व्यक्तियों के अवधान का मुख्य फोकस हमेशा अब पर रहा करता है, लेकिन फिर भी एक हद तक वे समय से अवगत रहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे घड़ी वाले समय का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन मानसिक समय से, यानी मन के समय से वे सदा मुक्त रहते हैं। वे उसके चुंगल में नहीं फंसते हैं। तो अभी हम सब चुंगल में फंसे हुए हैं अपने मेंटल क्लॉकवर्क का, साइकोलॉजिकल टाइम का। हमने उससे अपनी लाइफ लिव करना प्लान किया हुआ, लेकिन जो एनलाइटन लोग होते हैं उनका क्या होता है? उनका हमेशा तवज्जो रहती है अब में, अभी में, उससे अवेयर रहते हैं कि घड़ी में टाइम क्या चल रहा है उसके हिसाब से वो भले ही रह लें, लेकिन वो उस चुंगल में नहीं है जो बोलता है साइकोलॉजिकल टाइम ये है, मानसिक समय ये है, उससे वो फ्री हो जाते हैं। जिसका मतलब वो किसी भी जकड़न से अपने आप को बाहर निकाल के, किसी भी चंगुल से अपने आप को बाहर निकाल के अभी में रहते हैं, फुल फोकस करके, with love, with light, with joy, with happiness, with hope। बहुत ज्यादा इसी से लाइफ में फर्क पड़ेगा। हम एनलाइटेंड हैं कि नहीं है, डिपेंड करेगा हमारे रिएक्शंस में और रिस्पॉन्सेज में। हम रिएक्ट ज्यादा कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड ज्यादा कर रहे हैं, हम अभी में अवेयर हो रहे हैं, अपने आप को बार बार खींच के ला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, इसी से कई आने के दिनों में लोग अनुमान लगा पाएंगे कि इस किताब की लीडिंग्स, लर्निंग्स हमारी लाइफ में उतरी हैं कि नहीं। आइए पढ़िए। इस अभ्यास को करते हुए आपको चौकस रहना होगा कि आप अनजाने में ही घड़ी वाले समय को मन के समय में न बदल डालें। उदाहरण के लिए, आपने अतीत में कोई गलती की है और उससे सबक आप अब ले रहे हैं, तो आप घड़ी वाले समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बात को लेकर बैठ ही जाते हैं और अपनी आलोचना करते रहते हैं, उस पर पश्चाताप, खेद, खिन्ता करते रहते हैं, अपराध बोध में रहने लगते हैं, तब आप मैं और मेरा की गलती करने लगते हैं। आप इसे अपने स्व का भाव बना लेते हैं और तब यह मानसिक समय बन जाता है, जो कि हमेशा ही आपकी पहचान के एक मिथ्या भाव से जुड़ जाता है। क्षमा न करना निश्चय ही इसका अर्थ होता है मानसिक समय के भारी बोझ को अपने सिर पर लादे रखना। ये अगेन ध्यान देने की बात है कि हम सब जाने अनजाने में अपने पास्ट का बोझ अपने ऊपर रखते हैं। ना हम दूसरे को फॉरगिव कर पाते हैं, क्षमा याचना दे पाते हैं, ना अपने आप को। हमने एक गोल बनाया कि लाइफ में मुझे इस समय तक इस पॉइंट पे पहुंच जाना है। अगर हमने उसको पूरा ऑनर किया, प्रैक्टिस किया, फॉलो करा, फुल अटेंशन दी, तो हम डेफिनेटली अपने गोल पे काफी आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने गोल से भटके और हम खोज रहे हैं खुशी, एक अधूरापन पूरा होना, या कि और उस चक्कर में हम बोले कि अरे ये हमने सोचा था लेकिन ये ना, ये चीज रॉन्ग है, मुझे तो इस पे नहीं जाना, तो हम अपने ट्रैक से हट गए। और फिर हमने क्या अपना लिया? अपने आप को साइकोलॉजिकल क्लॉक का शिकार बना दिया कि यार ये दुनिया में आए हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, सब सोचा जैसे ऐसा है, नहीं होगा, ये लाइफ की जर्नी है, एडवेंचर है, अब मैं इसमें इतना ज्यादा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाता। और उस समय क्या होता है? हम अपने आप को एक मिथ्या की दुनिया में ले जाते हैं। मिथ्या क्यों? क्योंकि जब हम बनाए गए थे तो हमें बनाया गया था संपूर्ण,
होल एंड कंप्लीट बनाया गया था, लव एंड लाइट क्या भेजा गया था। और हमने लाइफ में जीते जीते देख लिया, खुशी भी आ रही है, दुख भी आ रहा है, संकट भी आ रहा है, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स को बनाने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं डर का भाव दिखाया और वो मैनिफेस्ट हो गया। और फॉरगिव करना सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है प्रेजेंट टेंस पे रहना, क्योंकि अगर आपने फॉरगिव कर दिया तो मतलब पास से आप हल्के हो चुके, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। तो आपने साइकोलॉजिकल जो बड़ा सा बैकपैक पहना हुआ ना अपने पीछे कंधे पे और बैक पे, जो सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है, उससे आप फ्री हो जाए। इमेजिन करें आपके बस पीछे एक 20 किलो का बैग है, आपके कंधे झुक रहे हैं, जहां आपने इस बैग को उतारा कैसा आप हल्का फील करने वाले हैं। इसी की तरह होता है जब हम अपने पुराने बैगेज को छोड़ देते हैं तो हम हल्का फील करते हैं। तभी जापानीज लोग बोलते हैं डीक्लटर करो, और पुराना सामान लोग को दे दो, आपकी टेबल डीक्लटर करो। जो लोग अपने आसपास आपको देख लीजिए, अगर आपके घर में बहुत सारे शो पीसेस रखे हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, अस्त व्यस्त रखी हुई हैं, तो आपके अंदर की एनर्जी भी वैसे है, और आपके बच्चों की, आपके घर वालों की एनर्जी भी वैसे है। सो इसीलिए अपने आप को डीक्लटर करना भी एक तरीका है, पावर ऑफ नाउ में रहना। क्योंकि क्या होता है, हम होर्डर्स होते हैं, पहले खरीदा बड़ा महंगा था, अच्छा था, आगे शायद कभी काम आ जाए। अभी काम आ रहा है क्या? नहीं काम आ, जिसके काम आए उसको दो ना भैया, पावर ऑफ नाउ में रहो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इन चीजों को करना। मैं भी बहुत होर्डर थी बहुत टाइम तक, और मेरी एनर्जी में भी देखती थी थोड़ा सा डिप्लीट हो रही है। फिर एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि जो भी हो जाए, 10 सूटकेस भर के कपड़े मैंने दिए, शादी के लहंगे, एवरीथिंग, भारी भारी साड़ियां, 2 बहुओं की 2 बेटियों की शादी करवा दी मेरे स्टाफ की, और इतने खुश हो गए वो लोग। मेरी एनर्जी वापस, मुझे लगा कि अरे इतनी अच्छी हो रही है, जबकि वो मेरी अलमारियों में नहीं थे, बेसमेंट की अलमारियों में रखे होते, अच्छे से रखे होते। बट अपना सामान, अपनी एनर्जी हमें ही हल्की करनी है। पास्ट को प्लीज एक लेसन की तरह सीखें, उसके ऊपर रोना, करना, क्लेश करना, अपने आप के उसके बारे में बात करना, ऐसे नहीं हुआ, हमारे साथ बुरा हो गया, कुछ भी बुरा नहीं होता। उसमें से अच्छा लेसन क्या है, वो सीखने वाली चीज होती है। हर चीज लाइफ में आती है हमारे, हमें कुछ सिखाने के लिए। अब आगे लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इसी के बारे में कि कैसे हम मानसिक साइकोलॉजिकल टाइम से फ्री हो सकते हैं। अगर आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो आप घड़ी वाले समय को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। फिर भी आप वर्तमान में उठाए जा रहे अपने हर कदम को पूरा सम्मान, पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर ही आवश्यकता से अधिक अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, शायद इसलिए कि आप उसमें सुख, उपलब्धि या अहम की दृष्टि चाह रहे होते हैं, तब आप अब को सम्मान व ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऐसे में वह तो बस भविष्य तक पहुंचने के लिए केवल कदम रखते जाने का एक जरिया बनकर रह जाता है, जिसका कोई तात्विक महत्व नहीं होता। घड़ी वाला समय तब मन के समय में तब्दील हो जाता है। आपकी जीवन यात्रा तब एक साहसिक यात्रा ना होकर केवल एक विचारग्रस्त आवश्यकता बनकर रह जाती है, कहीं पहुंचने की, कुछ पाने की और पूरा करने की। फिर आप न तो यात्रा पथ के इधर उधर खिले हुए फूलों को देखते या सूंघते हैं, और न ही जीवन के उस सौंदर्य का, उस अद्भुतता का आपको भान रहता है, जो कि आपके अपने चारों तरफ तब खिला हुआ दिखा करता था, जब आप अब में उपस्थित रहा करते हैं। हम सब की लाइफ में क्या है, हमने गोल्स निर्धारित किए हुए अपने लिए। मुझे कल क्या करना है, फ्यूचर में बेटा कैसे बड़ा हो, बेटी का क्या प्रोफेशन हो, किस घर में शादी हो, मेरे हस्बैंड का क्या हो, मेरी वाइफ का क्या हो, मेरा ऐसा घर हो, मेरी ऐसी गाड़ी हो, या मुझे कल ये खाना खाना है, या मुझे आज ये करना है, मुझे इस हॉलीडे पे जाना है, या मुझे ये एक्साइटमेंट चाहिए, या मुझे ऐसा चाहिए, दोस्तों से मिलना है। वो सब हमने शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्लान्स बनाए हुए हैं। लेकिन उनको बनाने के लिए हमने किसी समय पावर ऑफ नाउ में बनाए थे, लेकिन हम उस पास्ट में फंस गए जहां हमने प्लान बनाए थे। हमने बोला कि हमने सरेंडर कर दिया ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हम वहीं फंसे हुए हैं। और हम उन लक्ष्यों से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि अरे मैंने प्लान किया था लेकिन हुआ तो नहीं। तो हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित हो रहा है? पास्ट में हो रहा है।
जहाँ हमें कंफर्ट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, या अपने ईगो को भी फुलफिलमेंट चाहिए। सो हमने अपनी लाइफ से वो मीनिंग जो होता है, पर्पस ऑफ लिविंग होता है, उसको कहीं ना कहीं खींच लिया है। एक नॉर्मल लाइफ में जब हम अपने माइंड से अपने आप को फ्री कर लेते हैं, अभी प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं, चाहे आप उसको अनएनलाइटन लाइफ बोलें, एनलाइटन लाइफ बोलें, जो भी आप लाइफ बोलें, लेकिन अगर आप वहां कॉन्शियसली जी रहे हैं तो आपके पास पावर, क्रिएटिव पोटेंशियल आपकी लाइफ में अभी आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को उस पेंडुलम की ट्रैप से बाहर निकाल लिया है। कुछ पाने की, कुछ पूरा करने की आपके अंदर चाह है, वो भी पूरी हो जाएगी अगर आप अभी में रहते हैं। तो आपने अपने दिमाग में स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी अपनी लाइफ के लिए, उसको भी आप पूरा कर पाएंगे। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोड़ क्या है, मैंने गोल्स बनाए थे, मुझे आंसरेबल रहना है, उसमें टिक मार्क किया कि नहीं, चेकलिस्ट फॉलो करे कि नहीं, मैंने वो कदम उठाए कि नहीं, और मैं पावर ऑफ नाउ में रह रही हूँ कि नहीं, कि मुझे हर मिनट इंपॉर्टेंट है। तब जीवन के सौंदर्य को, उसकी अद्भुतता को, उसकी यूनिकनेस को, उसकी ब्यूटीफुल नेचर को, चारों तरफ जो फूल खिल रहे हैं हम उनको देख पाएंगे, और अभी प्रेजेंट को हम सेटिस्फैक्टरीली जी पाएंगे। नहीं तो हमारा क्या होता है, अभी ये नहीं, अभी ये नहीं, अभी ये नहीं, हमें ऑब्सेशन हो जाता है फ्यूचर से कि फ्यूचर में ऐसा होगा, लेकिन प्रेजेंट में जो सुंदरता है उसको तो हम अवॉइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बस आगे फ्यूचर में जा रहे हैं। सो अगेन, हमें बार बार अपने आप को ट्रेन करना है कि मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे इसको प्रैक्टिस करना है। आइए फिर मेडिटेट करते हैं फॉर अ मिनट, फिर सेशन क्लोज करेंगे। हम सब अपनी लाइफ में पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, इस बात की अवेयरनेस में रहेंगे तो पावर ऑफ नाउ में रहेंगे। हम अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं, बेटर वर्जन बना सकते हैं अभी में रहकर। इतना सा ही है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतनी लाइफ में हम सक्सेस पाएंगे, और ऐसा ही है। सो इट इज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। एनी क्वेश्चंस आप हाथ रेज कर सकते हैं। यस रजनी जी, प्लीज बोलें। प्राची जी, अभी जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उससे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपना मतलब डे टू डे लाइफ का एक दे रही हूँ कि आरती करती हूँ रोज सुबह, ओम जय जगदीश हरे, तो वो याद रहता है। लेकिन जब आरती करी तो एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, अचानक कहीं दिमाग और चला गया, तो आप भूल जाते हो कि कौन सा पैराग्राफ इसके बाद करना है। तब आज जैसे मेरे साथ ये हुआ था, मैंने तुरंत रियलाइज किया कि मैं आज अभी प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं थी, इसलिए मुझे ये याद नहीं रहा कि मैंने क्या बोला और इसके बाद क्या पैराग्राफ आएगा। तो और जो आज हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी कि मन भी एकाग्र होता है, तो मन वाकई में एकाग्र होता है। उसके बाद जैसे ही मैंने पूरी आरती बाकी की, तो इतने एकाग्र मन और इतने शांत मन से किया, जो पावर ऑफ नाउ में रह के, तो वो आज मैंने एक्सपीरियंस भी किया। एक छोटी सी मतलब डे टू डे लाइफ में छोटा सा एक यही जो डे के एग्जांपल्स हैं जो आपने आज कोट किया, यही दिखा रहे रजनी जी कि आप पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंस में जीना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ। अभी कितने लोग यहाँ पर होंगे जो मैजिक को रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम किताब करते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है, और जब किताब करना बंद करते तो भूल जाते हैं। सो इसीलिए हर समय पावर ऑफ नाउ में रहना, लाइफ को एक अच्छे से जीना, हमें इसी के लिए भेजा गया है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं भेजा गया धरती पे। और हम लोग ने क्या सिस्टम बना लिया है, लड़कियों को भी बोलते हैं शादी के बाद तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसा तो सब कुछ नहीं मिल जाता। हमने ये कंडीशनिंग करी हुई है बिकॉज हम पावर ऑफ नाउ में रहना भूल जाते हैं। हम लोग ये नहीं सिखाया बच्चों को बेटा अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। तो हमें अपने आप को भी ट्रेन करना है, अपने आसपास भी धीरे धीरे लीड बाय एग्जाम्पल करना है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मच।